सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। नैनीताल में सीएम पुष्पामी ने लिया कड़ा एक्शन। अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी निलंबित। सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंचाने और काम में हिलाहवाली का आरोप। सूर्यकांत गजमाना ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा नेताओं से बेटियों को बचाओ का दिया नारा। भाजपा के अजय कोठारी ने कहा, कांग्रेस राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही। नैनीताल की नैनी झील में गाद बनी नावों के दुश्मन। सिंचाई विभाग ने शुरू किया मिट्टी गाद हटाने का काम। टूरिस्ट हो रहे परेशान, सभी एंट्री पॉइंट से हटेगी गाद। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई से अब तक 36,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बर्फबारी के बीच भी दिखा खासा उत्साह। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्टों की करेगी तैनाती। फार्मासिस्ट के पुराने पद होंगे बहाल। 391 पदों को पुनर्जीवित करने की योजना। प्रदेश के सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस। तेजी से होंगे में काम। सभी कर्मचारियों को ई ऑफिस का दिया जाएगा प्रशिक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन अब कांग्रेस एक नया नारा दे रही है। भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाओ। उनका यह बयान हालिया घटनाओं पर आधारित था, जिसमें भाजपा नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है। सूर्यकांत गजमाना ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी का संकल्प बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। कभी भी भारतीय राज्य में देखिए, हरिद्वार की जो घटना हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में जैसे वो विषय आया है, क्योंकि निजी जीवन में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जब तक वो उसका सामाजिक रूप से प्रकटीकरण नहीं हो तब तक उस कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस घटना की भारतीय जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है, भर्त्सना की है और पुलिस के द्वारा तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो दोषी है उसको निश्चित रूप से कड़ा दंड उसमें मिले। नैनीताल झील में मिट्टी और गाद नाव के लिए परेशानी बन रही है। आए दिन मिट्टी में नाव फंसने से टूरिस्ट भी परेशान होते हैं। हालांकि लोगों की शिकायत के बाद अब नैनीताल की नैनी झील से मिट्टी और गाद हटाने का काम शुरू किया गया है। सिंचाई विभाग ने पहले चरण में मिट्टी और गाद हटाने का काम शुरू किया है, जिन्होंने झील से मिट्टी और गाद निकालने का काम शुरू कर दिया गया। 5 जून से 30 जून तक सिंचाई विभाग ने सभी एंट्री पॉइंट से मिट्टी का लक्ष्य रखा। जल्दी में भी इसलिए लगाई जाएंगी। नैनी झील के मुहानों से सिल्ट और गाद निकालने का कार्य हमारे द्वारा 5 जून से 30 जून के मध्य किए जाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें कि जो नालों के मुहाने पर गाद जमा है तो बाहर निकाल के इसकी कैपेसिटी में वृद्धि का प्लान है। मैनुअल अभी शुरू किया गया है, अभी आगे भी तेज़ी से काम करना होगा क्योंकि अब तो मानसून भी आ रहा है, तो उसको लेकर क्या प्लान है? अभी हमारे द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है आज से, और जल्द ही 2 या 3 दिन में हमारी एक मशीन भी इसमें आ जाएगी, जिससे कि ये कार्य में अत्यधिक तीव्रता आएगी। नेशनल हाईवे संख्या 534 पर गुमखाल और सतपुली के बीच मामूली विवाद के बाद बुलैंड मशीन के ऑपरेटर ने देर रात एक युवक पर मशीन बकेट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि बिना अनुमति के रात में हाईवे का चौड़ीकरण का काम चल रहा था और इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक को रोका गया। इसी दौरान बाइक सवार डाडा मंडी निवासी सुमन देवरानी ने अपने एक दोस्त के साथ ट्रैफिक को खोलने की मांग की। इसी बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बुलैंड मशीन से ऑपरेटर ने बकेट से सुमन देवरानी पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। को जान से मारा है। जो लोग बैठा के ले गए थे गाड़ी में उनको बुलाओ सबको यहाँ। मैं उनको फांसी दिलवाना चाहती हूँ। मेरे पति को बच्चे को छोड़ के चले गए मेरे पति। जिसने मरवाया उन सबको बुला कर लाओ। मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं कि आप? मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी मिले। पहले उनको मेरे सामने उनसे पूछो कि मेरे पति को जान से क्यों मारा, क्या गलती थी उनकी, उन्होंने क्या करा था किसी से। उसको रात को यहाँ से गाड़ी में बैठा के ले गए उनको। उनकी गाड़ी डाडा मंडी खड़ी है और वो सतपुली ले गए यहाँ से बैठा के, और वहाँ जाके रास्ते में इनसे लड़ाई झगड़ा करा, पता नहीं क्या करा, और इन्होंने जान से मरवा दिया उनको। जैसे करीब 10:30 बजे की बात है, और जब ये वहाँ जा रहे थे, सतपुली में जा रहे थे, तो रात को रोड जाम कर रखा था इन्होंने। रोड खुलवाने के लिए इनकी कहा सुनी हुई थी। कहा सुनने के बाद जेसीबी के ऑपरेटर ने उसको नीचे, उस जेसीबी के मुँह से नीचे दबाया। नीचे दबाने के बाद उसको दोबारा पंच किया और उसके बाद उसके जेसीबी के दांतों से फाड़ दिया गया उसको।
अपने आप फरार हो गया। क्या नाम है आपका? साजा म्यार का लेजा टुकड़ा चल गया, म्यार का लेजा टुकड़ा और वे का सारा वे कैमरा चुए माँ वे कंदुड़ून सुना कुंडा से वे गालून चैन से कैमरा फोटोग्राफर चाहू फोटो खींची गया चुन खींची गया वे दगड़ गाँव वो साथ बिच वे दगड़। नेशनल हाईवे 534 पर सतपुली गुमखाल के बीच देर रात प्रकरण के दौरान हुए विवाद में डाडा मंडी निवासी सुमन देवरानी की पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर के द्वारा की गई हत्या के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 534 सतपुली के निकट जाम लगा दिया। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों ने पोकलैंड का काम कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी लगातार अपनी मनमानी कर रही है, नियम कानून का उल्लंघन कर रही है और साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्थानीय युवक की हत्या की गई है इसकी उच्च जांच होनी चाहिए। हमारे सतपुली क्षेत्र के जितने भी सतपुली गुमखाल के लोग हैं, क्योंकि पहाड़ों में बाहर के लोग आकर के इस तरह की दबंगई कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने ही लोग जो दिल्ली और बम्बई में रुके हुए हैं, तमाम लोग पूजा के लिए यहाँ घर पर आए हैं और अभी जब जाम की 3 घंटे की लाइन यहाँ पर जब जाम की लगती है, धूल यहाँ उनको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि निर्माणदायी संस्था बाहर की है, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जब आज यहीं का बेटा इस तरह निर्मम हत्या उसकी कर दी जाती है तो इन लोगों को परेशानी आने लगती है और इन लोगों को दिक्कत आने लगती है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हम पहाड़ियों के लिए कि हम पहाड़ी अपने लोगों का सपोर्ट नहीं करते। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड में मेट्रो रेल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने यह कहा कि मेट्रो रेल का सपना 8 साल बाद भी अधूरा है और इस दौरान सरकार ने करीब 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन धरातल पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2017 में उत्तराखंड मेट्रो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था। योजना के अनुसार राजधानी देहरादून में सबसे पहले मेट्रो रेल चलानी थी, लेकिन आज तक उसकी विस्तृत परियोजना का डीपीआर तक नहीं बन पाया। 3.5 सालों में कम से कम हो गए यहाँ प्रदेश के अंदर। ये बड़े बड़े कांड भाजपा राज में हो गए हैं, पुल टूट जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जनता की इस प्रदेश की गाड़ी कमाई को किस तरह से भाजपा की सरकारों में लुटाया जा रहा है, ये इसका नमूना है कि मेट्रो कॉर्पोरेशन, रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यहाँ पर गठित किया गया और 5-6 साल के अंदर 90 करोड़ रुपया उनकी वेतन तनख्वाह इत्यादि में, भत्ते इत्यादि में हमारे लग चुके हैं, लेकिन मेट्रो का कहीं अता पता नहीं है। खुदा पहाड़ और निकली चुईया। अगर मैं इतिहास बताऊं आपको तो हमारी हरीश रावत सरकार में 2016 में मेट्रो की डीपीआर तैयार हो गई थी और केंद्र सरकार जा चुकी थी, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की भाजपा की सरकार यहां बनी, लेकिन उन्होंने क्योंकि मेट्रो का कोई फॉलो अप केंद्र सरकार के साथ नहीं किया, नहीं तो आज यहां धड़ल्ले से मेट्रो दौड़ रही होती। देहरादून का जो जाम का झाम है उससे यहां के वासियों को निजात मिल चुकी होती। देहरादून की मलिन बस्तियों को मालिकाना देने की कांग्रेस की घोषणा पर उत्तराखंड क्रांति दल ने तीखा हमला बोला है। यूकेडी नेता ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टियां पहले इन बस्तियों को वोट बैंक के लिए बसाती हैं और जब चुनाव बीत जाते हैं तो अतिक्रमण के नाम पर इन्हें उजाड़ देती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये बस्तियां बस रही थी तब की सरकारें भला क्या कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, बाकी समय उन्हें सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मलिन बस्तियों में यूकेडी का देखना है। ये मलिन बस्तियां जो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी के किनारे बसी हुई है, पहले तो इनके आइडिया देखी जाए कि इन लोगों को बसाया किसने, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे मलिन बस्तियों की जो है आवाजें उठनी शुरू कर देती हैं पार्टियां। अब मलिन बस्तियों के लोग जो रहते हैं, इनके आइडिया देखी जाए, इनको किन लोगों ने बसाया है, क्यों बसाया है, इनका कैसा हक है, क्या इन्होंने खरीद के बैठे हुए वहाँ कि ऐसे बैठकर जो है पार्टियां जो इनको मालिकाना दिलाना चाह रही है। और उत्तराखंड में ये समझिए आप, हर साल इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये कहाँ से आते हैं? ये अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आइडिया देके सरकार पहले इनका संज्ञान ले। खबर है मंगलौर से, जहां पर सुबह 11 बजे मंगलौर पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
सिंह धामी हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके करतार सिंह बड़ाना की अगुवाई में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और ये किसान आभार रैली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के में रखी गई। कार्यक्रम की सफलता को लेकर भाजपा के नेता जुटे हुए हैं। हजारों लोगों की जुटने की संभावना भी बताई गई है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। खटीमा से मिली रिपोर्ट के अनुसार बजरंग दल का 8 दिवसीय प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से करीब 200 से अधिक शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को एक पथ संचलन किया गया जो लोक निर्माण विभाग कार्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य चौराहे के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः उसी कार्यालय पर समाप्त हुआ। इस मौके पर प्रदेश ने कहा कि इस प्रशिक्षण में शामिल युवाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर देश सेवा के लिए तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग खटीमा में 8 दिन का आहूत हुआ है। इसमें अपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बजरंगी आए हैं और वो देश की और देश रक्षा और धर्म रक्षा की ट्रेनिंग लेकर, शारीरिक और बौद्धिक ट्रेनिंग लेकर समाज में काम करने के लिए निकलेंगे। उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनका आत्मबल कैसे बढ़ सकता है, उनका शौर्य कैसे बढ़ सकता है और जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्हें कैसे जवाब देना है, इसका लेकर वो यहाँ से निकलने वाले हैं। आज पूरे क्षेत्र के अंदर, खटीमा शहर के अंदर शौर्य संचलन होगा सभी कार्यकर्ताओं का और सभी कार्यकर्ता उसमें मिलने वाले हैं। उसका कार्यक्रम आज ये रहेगा। उत्तराखंड की भूमि को खेती किसानी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून वाला ब्लॉक के पाववाला सौड़ गांव में आयोजित किसान चौपाल में भाग लिया। खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने उनसे आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को भी समझा है। पवित्र देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दे रहे। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गुरुवार में हुई बैठक में मिशन 2027 को लेकर मंथन हुआ है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस चेहरे को लेकर आगे बढ़ेगी, इस पर भी विचार किया गया। राहुल गांधी के पिछले दिनों बुजुर्ग नेताओं को लेकर दिए गए बयानों के बाद से कांग्रेस में हलचल तेज हो। उन्होंने ऐसे नेताओं की जगह नए और युवा चेहरों को तरजीह देने की बात कही है, जिसके बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में भी इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व अब किस पर भरोसा जताएगा।
प्रदेश में हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। इसकी वजह कांग्रेस में कुछ नेता हरीश रावत को ही मानते हैं। अभी आरोप खुलकर सामने भी आ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर निशाना साधा। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति का भरोसा करना मुश्किल है। रावत ने कहा कि 2009 से पहले हरीश रावत ने चुनाव न लड़ने और गंगा के पास कसम खाई, लेकिन क्या हुआ, चुनाव लड़े। अच्छा है 2022 में भी हरीश रावत अगर चुनाव न लड़े होते तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती। देखो 22 में हरीश भाई अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हम लाल कुआं भी जीत जाते, राम भी जीत जाते, सड़ भी जाते, 3 सीटें हमारी बढ़ जाती ना, तो 20 और 23 ये हो जाती, बीजेपी 3 सीटें ये कर जाती। और फिर हरीश भाई जो है, केवल हरीश भाई का 2022 के चुनाव में लाल कुआं और हरिद्वार अपनी बेटी के क्षेत्र को छोड़कर, जरा आप मुझे बताओ तो चुनाव नॉमिनेशन, जिस दिन नॉमिनेशन से लेकर और चुनाव की तिथि तक कितने क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में काम प्रचार के लिए गए? शायद 1-2 विधानसभा के अलावा नहीं गए। ये मेरे चक्कर मत पड़ो, जो जीतने लायक है उसको टिकट दो, और होना भी यही चाहिए। मैं आज होता हूँ, ये सोचते कोई मेरे तेरा नहीं होता, या अपने बच्चे तो अपने होते नहीं, अपने परिवार के लोग तो अपने होते नहीं, तो राजनीति में है कोई मेरा तेरा। अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने ना कह दिया होता तो 2022 में उन्हें कांग्रेस प्रवेश नहीं मिलता। गोदियाल जी का भरपूर आग्रह था जिसका मैंने सम्मान रखा। क्या 2016 की बगावत को हरीश रावत भूल गए हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है, व्यक्ति पुत्र के हत्यारे को माफ कर देता है। 2016 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उत्तराखंडियत की भी हत्या हुई थी, लेकिन उस घाव को मैंने सीने से लगाया और उसको के लिए भी तैयार हूँ। हरक सिंह से आग्रह है कि वह कहीं भी अपना हुनर दिखाएं। केदारनाथ में भी जैसी उनसे उपेक्षा थी वो पूरा नहीं कर पाए। ये सब बातें हैं, उन्हें यह समझना होगा, हमारे दर्द को भी समझना होगा। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो 2016 की बगावत की वजह से पूरी प्रोसेस डिरेल हो गई। बीजेपी के लिए अवसर बना और आज भी सत्ता में है तो उन्हें हर दिन हरक सिंहाय नमः। अगर हरक सिंह ना होती तो बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आती। देखिए बड़े बड़े घाव भर जाते हैं, व्यक्ति पुत्र के हत्यारे को अपने दिल में घाव रखता है लेकिन पीड़ा को पी लेता है। की हत्या हुई थी 2016 में और उत्तराखंडियत की भी हत्या हुई थी, तो मैं उस घाव को अपने सीने में रख करके पीने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई हरक सिंह जी से एक अपेक्षा थी मेरी कि वो कहीं तो, अब केदारनाथ में भी जितने परिश्रम के हम जो उम्मीद कर रहे थे, संसाधन जुटाने की आदि की, वो सब चीज़ें नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश हुई और पूरी प्रोसेस डिरेल हो गई और भाजपा को अवसर मिल गया। भाजपा के लिए अवसर बना यदि भाजपा आज उत्तराखंड में सत्ता में है तो उसके लिए भाजपा को हमेशा श्री हरक सिंहाय नमः कहना चाहिए। एक तरफ दिल्ली में चल रही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की केंद्रीय बैठक में तमाम कांग्रेस के नेताओं की पाठशाला जारी है, तो वहीं सत्ता पक्ष से लेकर अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के भीतर घात पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी दल भाजपा का तो ये भी मानना है कि जब भीतर घात और जुबानी जंग ही कांग्रेस अपनों का नहीं सुलझा पा रही है तो क्या 2027 की तैयारी कांग्रेस कर पाएगी? अन्य दल भी आपसी लड़ाई को कहकर कांग्रेस के अंदरूनी कलह से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अपने नेता और पार्टी का बचाव करती नजर आ रही है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभिभावक की भूमिका में है और किसी भी अभिभावक का काम होता है कि सीधी राह दिखाना, दिशा देना, और वो उन्होंने बखूबी किया। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उस लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आज़ादी में अति उत्साह में ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए जिससे कार्यकर्ता का मनोबल गिरे या जिससे पार्टी को नुकसान हो। हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में मुझे लगता है
कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम संतुलित बयान दें और अपनी पार्टी को 2027 में प्रदेश में पुनर्स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएं। ये हरीश रावत जी की और हरक सिंह रावत की झींगा मस्ती है, वो अपने उनके संगठन का मामला है और मुझे लगता नहीं है कि अब कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तराखंड के अंदर बचा है। उनके भ्रष्टाचार के जो कारनामे थे, चाहे हरीश रावत जी के हों चाहे हरक सिंह रावत के हों, उन तमाम जनता के सामने हैं। और मुझे ये लगता है कि अब इन बूढ़े बैलों की आवश्यकता नहीं है और नए युवा जो क्रांतिकारी हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी महिलाएं हैं और युवाओं का ये प्रदेश है और युवाओं को नई सोच के साथ में नई लीडरशिप को उभारना होगा। और क्षेत्रीय दलों के आधार पर अगर यदि हम बात करें तो इस पार्टी को अगर उत्तराखंड के परिवेश में देखेंगे तो हम अपने घर से इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। के अंदर सूत न कपास और लट्ठम लट्ठा चल रही है और तरीके से दो बड़े नेता कांग्रेस खंड के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और 2016 का जो दंश है उसको एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। और गांधी जी बार बार एक संदेश देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर 3 प्रकार के घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े या लंगड़े घोड़े। और वो लंगड़े घोड़ों का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो 70 से 60 प्लस जो बुजुर्ग कांग्रेस के अंदर नेता उनके लिए दिया और उनको कहा उन्होंने साफ संदेश दे करके कि आप सके राजनीति से खुद ही दूर हो जाए वरना हमें सफाया करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के भी संदेश को अगर के वो दिग्गज नहीं मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की दुर्गति इस वक्त किस प्रकार के लोगों के बीच में काम कर रही है, विकास कर रही है, लोगों को जो है योजना देने करिए, घर घर तक उस योजना को पहुंचाने का काम करिए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। मुझे लगता है कि 2027 में एक बार फिर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी, पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर भरोसा करेगी, नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों के ऊपर भरोसा करेगी। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस का चिंतन मंथन जारी है, तमाम प्रदेश के कांग्रेसी नेता 2027 की तैयारी को लेकर भाजपा से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में आपसी भीतरघात और जुबानी जंग भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जमीनी मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस के कई गुट नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ही लड़ाई को सुलझा पाएगी या फिर 2027 में भी कांग्रेस के हाथ खाली के खाली नजर आएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।